हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ा था। भाई डब्ल्यूटीओ क्या होता है, इसकी स्थापना किस प्रकार से की गई, ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो 1 जनवरी 1995 के अंदर गैट के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद हमने इसकी जो विशेषताएं, डब्ल्यूटीओ की क्या विशेषताएं थी वो पढ़ी। डब्ल्यूटीओ के क्या कार्य हैं, डब्ल्यूटीओ के क्या उद्देश्य हैं, वे पढ़े थे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो आपका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सम एग्रीमेंट्स। इनके कुछ इसके जो समझौते थे, क्या क्या समझौते डब्ल्यूटीओ के अंदर किए गए, वो उनके बारे में हम देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन के कुछ समझौते। तो जो भी आपका वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर अलग अलग समझौते किए गए। तो सबसे पहले जो आपका इसके अंदर एग्रीमेंट था वो था कृषि व्यापार, ट्रेड इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ट्रेड इन एग्रीकल्चर के अंदर जो निम्नलिखित जो प्रावधान किए गए डब्ल्यूटीओ के अंदर, वो इस प्रकार से। सबसे पहले आपका है घरेलू अनुदानों में कटौती करना। विश्व व्यापार संगठन ने कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले अनुदानों को कम करने के लिए सदस्य देशों से अपील की। क्योंकि जो आपका जो डब्ल्यूटीओ है वो जो कृषि क्षेत्र के अंदर जो सरकारों के द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं, सब्सिडी दी जाती हैं, उनको कम करने के लिए इसने जो भी इसके सदस्य देश थे उनसे अपील की। कृषि अनुदान जो आपके 2 प्रकार से दिए जाते हैं। जैसे एक तो आपका कृषि आगतों पर, जैसे आपके बीज है, खाद है, कीटनाशक दवाइयाँ आदि पर दिए जाते हैं। और एक आपका कृषि उत्पाद पर दिए जाने वाले अनुदान। तो इस प्रकार से जो आपका डब्ल्यूटीओ था उसने इन अनुदानों को कम करने के लिए जो सदस्य देशों से क्या की, अपील की। डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुसार घरेलू बाजार में दिए जा रहे इन दोनों तरह के अनुदानों को कम कर दिया गया, लेकिन विकासशील देश फसल के बाजार मूल्य के 10% तक के अनुमान जो आपके अनुदान है वो दे सकते हैं। जो विकासशील जो देश है वो 10% बाजार मूल्य, फसल के 10% बाजार मूल्य के तक के अनुदान वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। फिर इसी के अंदर हम कृषि व्यापार के अंदर जो नेक्स्ट देखते हैं आपका निर्यात अनुदानों में कमी। कुछ देशों में कृषि उत्पादकों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निर्यात अनुदान दिए जाते हैं। डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुसार इन निर्यात अनुदानों को धीरे धीरे कम करना है। वर्ष 2001 में हुए दोहा समझौते के अनुसार डब्ल्यूटीओ ने सभी सदस्य देशों को यह निर्देश दिया कि सभी तरह के निर्यात अनुदानों को समाप्त कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है बाजार पहुंच में सुधार। बाजार पहुंच में सुधार के लिए जो आपका डब्ल्यूटीओ था उसने निम्नलिखित जो प्रावधान दिए, सुझाव दिए। जैसे कृषि उत्पादकों के आयात पर टैरिफ में कटौती। डब्ल्यूटीओ ने विभिन्न कृषि उत्पादकों के आयात पर टैरिफ आयात करों और अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी। सदस्य देश इस सीमा से कम टैरिफ तो लगा सकते हैं लेकिन अधिक नहीं। यानी कि इसने जो आपका डब्ल्यूटीओ था उसने जो टैरिफ की जो सीमा थी वो निर्धारित की। जो भी इसके सदस्य देश थे उस सीमा से कम तो टैरिफ लगा सकते हैं लेकिन इससे अधिक नहीं। गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना, अर्थात विदेशी व्यापार में आने वाली रुकावटों जैसे आयात निर्यात कोटा, आयात लाइसेंस आदि को समाप्त कर दिया गया। आगे फिर हम इसके अंदर देखते हैं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो निर्धन लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कम कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार खदानों पर अनुदान देकर खदानों को सरकारी डिपोओं के माध्यम से बाजार मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध करवाती है। डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुसार विकसित देश इस व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए अनुदान को समाप्त कर देंगे, लेकिन विकासशील देश यह अनुदान दे सकते हैं। तो ये जो जितने भी जैसे आपके घरेलू अनुदानों में कटौती, निर्यात अनुदानों में कमी, बाजार पहुंच में सुधार, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ये सारे के सारे जो आपका ट्रेड इन एग्रीकल्चर था इसके अंदर ये प्रावधान किए गए। आगे जो आपका सेकंड जो इसके अंदर हम एग्रीमेंट देखते हैं वो आपका है कपड़ा क्षेत्र में व्यापार, ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर। क्लोथिंग सेक्टर के अंदर वह किस प्रकार से क्या क्या सुझाव दिए गए। सबसे पहले जो आपका हम देखते हैं जो पिछले बहुत से वर्षों में जो कपड़ा क्षेत्र में व्यापार के संबंध में बहु फाइबर व्यवस्था थी, मल्टी फाइबर अरेंजमेंट
MFA प्रचलित थी। इस व्यवस्था में कपड़े के आयात पर परिणात्मक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बहु फाइबर व्यवस्था में विकसित देशों ने कपड़े के आयात पर परिणात्मक प्रतिबंध लगाए हुए थे। इससे अविकसित देश कपड़े का निर्यात नहीं कर पा रहे थे। तो इससे जो आपके WTO ने इसमें क्या क्या जो सुझाव दिए, वो सबसे पहले तो जो आपका MFA को हटाना। MFA को हटाया गया। WTO के समझौते में कपड़े के आयात पर परिणात्मक जो प्रतिबंध विकसित देशों के द्वारा लगाए जाते थे, यानी कि जो बहु फाइबर व्यवस्था थी, उसको WTO ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस समझौते में यह तय किया गया कि अगले 10 वर्षों में कपड़े के निर्यात पर लगे सभी तरह के आयात कोटा व प्रतिबंध को समाप्त कर दिए जाएंगे। 1 जनवरी 2005 से कपड़े के व्यापार से सभी जो परिणात्मक प्रतिबंध थे वो समाप्त हो गए। फिर आगे इसके अंदर नेक्स्ट है आपका कपड़े के व्यापार पर आयात करों में कटौती। तो जो कपड़े के व्यापार पर जो आयात लगाए जाते थे, उन करों में भी क्या है, WTO ने कटौती कर दी। जैसे अलग अलग जो टाइम के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 1995 तक 16% आयात को टैरिफ मुक्त कर दिया गया। 1 जनवरी 1998 तक 17% आयात को टैरिफ मुक्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2002 तक 18% आयात को टैरिफ मुक्त कर दिया गया। शेष 49% आयात को 1 जनवरी 2005 तक टैरिफ मुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो कपड़े पर जो भी टैरिफ लगाया जाता था कपड़े के आयात पर, उसको क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। फिर इसके अंदर आता है सुरक्षात्मक उपाय। विकासशील देशों के हित की सुरक्षा के लिए WTO ने समझौते में सुरक्षात्मक प्रावधान बनाए। इसके अंतर्गत विकासशील देश कपड़े के आयात पर अधिकतम 3 वर्षों तक गैर टैरिफ प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी छूट तभी दी जाएगी जब आयातों के कारण विकासशील देश के घरेलू उद्योग को नुकसान होने का भय हो। फिर आगे इसके अंदर जो थर्ड इसके अंदर एग्रीमेंट है, वो आपका है व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा के अधिकार, यानी कि ट्रिप्स इसको हम बोलते हैं। ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। भाई ट्रिप्स किसे कहते हैं? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या होते हैं? ट्रिप्स व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट की व्यवस्था करता है। पेटेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति किसी नई चीज़ को खोजता है या नए प्रोडक्ट को बनाता है, तो उस पर कुछ वर्षों के लिए उसका क्या होता है, अधिकार होता है। यानी कि वो गवर्नमेंट वो क्या है, WTO से या गवर्नमेंट से उसका पेटेंट का अधिकार ले लेता है। भाई उसका जो प्रोडक्शन होगा वही व्यक्ति करेगा या वही कंपनी करेगी। तो इस प्रकार से जो आपका WTO है वो पेटेंट का क्या देता है, अधिकार देता है। टिप्स के अंतर्गत पेटेंट का स्वामी निश्चित अवधि के लिए पेटेंट को अपने नाम से पंजीकृत करवा लेता है। जो भी व्यक्ति इस पेटेंट को प्रयोग करना चाहे, उसे पेटेंट के स्वामी को रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। यानी कि जो भी इस पेटेंट का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसको जो पेटेंट का स्वामी होगा उसको कुछ रॉयल्टी देनी पड़ती है। अविकसित देशों में पेटेंट व्यवस्था अपनाने के लिए WTO की स्थापना से 10 वर्ष का समय दिया गया। पेटेंट व्यवस्था को समझने के लिए जानना जरूरी है कि किन वस्तुओं को पेटेंट कराया जा सकता है, किन वस्तुओं का पेटेंट कराया जा सकता है। इस विषय में स्थिति है कि केवल उसका पेटेंट कराया जा सकता है जो नया हो, जिसमें आविष्कार की क्रिया क्या हो, शामिल हो, जिसका औद्योगिक इस्तेमाल किया जा सकता हो, लेकिन पौधों का पेटेंट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से जो आपका WTO है वो क्या करता है, हमें बौद्धिक जो संपदा के अधिकार का अधिकार देता है। यानी कि ट्रिप्स का यह क्या करता है, अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रोडक्ट का क्या करवा सकता है, पेटेंट करवा सकता है। आगे इसके अंदर आता है व्यापार से संबंधित निवेश उपाय। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या होते हैं? व्यापार से संबंधित जो आपके निवेश जो उपाय हैं के अनुसार विदेशी निवेश पर सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा देने होंगे। यानी कि जो भी हम विदेशी निवेश पर अगर दूसरे देश की कोई भी कंपनी किसी अदर कंट्रीज़ के अंदर आकर स्थापित होती है, लगती है, तो उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। निवेश जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको हटाने का WTO के अंदर प्रावधान किया गया। प्रत्येक सदस्य देश को विदेशी निवेशकर्ताओं को वे सभी सुविधाएं देनी होगी जो वे घरेलू निवेशकर्ता को दे रहे हैं। WTO समझौते के अनुसार विदेशी पूंजी निवेश को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। इससे विकासशील देशों में औद्योगिकरण प्रोत्साहन होगा, उन्नति होगी और विकास की गति क्या होगी, तीव्र होगी, और जिससे भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई जो आपका सेवाओं
जो आपका व्यापार से संबंधित निवेश उपाय था, ट्रिम्स था, ट्रिम्स के अंदर आपके जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, उसके प्रतिबंधों को हटा दिया गया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता, गैट्स। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं जो गैट्स के अंदर क्या था, केवल गुड्स का ही जो ट्रेड किया जाता था, लेकिन डब्ल्यूटीओ ने क्या किया, सेवाओं में व्यापार को भी इसमें शामिल किया, सेवाओं के व्यापार को भी इसमें शामिल किया। डब्ल्यूटीओ में सेवाओं के व्यापार पर समझौते, गैट्स के अधीन सेवाओं के विदेशी व्यापार से भी प्रतिबंध हटाने का समझौता किया गया। गैट्स के अनुसार सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग, बीमा, संचार, यातायात, पर्यटन आदि के संबंध में उदारवादी नीति अपनाई गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सेवाओं के क्षेत्र में छूट देनी होगी और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा इन क्षेत्रों की स्वदेशी संस्थाओं के साथ किया जाता है। आजकल सेवा क्षेत्र का बहुत महत्व अधिक बढ़ गया है। उत्पादक क्रियाओं में 60% से अधिक भाग सेवा क्षेत्र का है। गैट्स में केवल उन्हीं सेवाओं को मुक्त व्यापार करने के लिए चुना गया जिनके लिए उच्च किस्म की तकनीक की आवश्यकता है, जैसे बैंकिंग, शिपिंग, यातायात, बीमा, टेलीकम्युनिकेशन, सूचना तकनीक सेवाएं, बिजनेस आउटसोर्सिंग, मीडिया सेवाएं, अनुसंधान व विकास, कानूनी सेवाएं। तो इस प्रकार से जो भी सेवाओं के ट्रेड पर जो भी प्रतिबंध लगाए जाते थे उनको भी डब्ल्यूटीओ के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। आगे इसके अंदर आता आपका विवादों का निपटारा, डिस्प्यूट सेटलमेंट। डिस्प्यूट सेटलमेंट डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटारा कार्यविधि तीव्र है, ये बहुत ही तेज़ है। वह जो भी विवाद देशों के बीच में ट्रेड से रिलेटेड होता है उसको बहुत जल्दी ही डब्ल्यूटीओ के द्वारा निपटा दिया जाता है। यह सदस्य देशों पर अनिवार्य रूप से लागू हुआ, अर्थात डब्ल्यूटीओ में विवादों का निपटारा बिना अधिक विलंब के हो जाता है। इसके द्वारा लिए गए निर्णय सदस्य देशों को मानने पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए डब्ल्यूटीओ ने विवाद निवारण समिति, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, डीएसबी गठित की है। विवाद की अवस्था में सबसे पहले यह समिति विवाद के दोनों पक्षों से विवाद के बारे में विचार विमर्श करती है। डब्ल्यूटीओ का डायरेक्टर जनरल विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थ का कार्य करता है। शिकायत करने वाला देश विवाद निवारण समिति को विवाद निवारण के लिए एक पैनल बनाने को कह सकता है। डीएसबी द्वारा नियुक्त पैनल दोनों पक्षों से विवाद के बारे में विचार विमर्श करता है। यह पैनल 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट डीएसबी को सौंप देगा, और अगर कुछ मान लेते हैं कहीं पर ऐसी आकस्मिक जो स्थिति पैदा हो जाती है तो ये रिपोर्ट क्या है, 3 महीने में भी इसको पेश करने के लिए डीएसबी के द्वारा कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो विवादों का निपटारा है वो भी किसके द्वारा, डब्ल्यूटीओ के द्वारा आसानी से निपटाया जा सकता है। फिर इसके अंदर आगे आपका है निर्यात अनुदानों पर समझौता। डब्ल्यूटीओ समझौते निर्यात अनुदानों पर रोक लगाते हैं। जो भी निर्यात में जो सब्सिडी दी जाती है, निर्यात करने के लिए जो निर्यातकों को जो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है उन पर वो क्या करते हैं, रोक लगाते हैं। निर्यात अनुदान स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में क्या डालते हैं, बाधा डालते हैं। यानी कि जो भी फ्री जो कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल जो कंपटीशन होता है उसमें क्या डालते हैं, ये बाधा डालते हैं। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए निर्यात अनुदानों को वर्ष 2013 तक क्या था, समाप्त कर दिया गया। लेकिन जिन विकासशील देशों का विश्व व्यापार में हिस्सा 3.25% से कम है तो ऐसे देशों को निर्यात अनुदान समाप्त करने के लिए 5 अतिरिक्त वर्ष दिए गए। ये देश निर्यातों पर 2018 तक अनुदान दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है राशि पतन पर रोक के लिए समझौता। राशि पतन क्या होता है भाई, कोई भी देश किसी दूसरे देश में अपने उत्पाद की कीमत क्या कर देता है, कम कर देता है। ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि वो उस देश के घरेलू व्यापार को जो भी घरेलू उद्योग है उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो राशि पतन के अंतर्गत एक देश दूसरे देश में उत्पादों को बहुत कम कीमत पर बेचकर उस देश के घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचाता है। जब उस उत्पाद के घरेलू उद्योग कमज़ोर पड़ जाते हैं या बंद हो जाते हैं तो उस उत्पाद की कीमत को बढ़ा दिया जाता है। डब्ल्यूटीओ द्वारा राशि पतन को रोकने के लिए सदस्य देशों को यह निर्देश दिया गया कि वे राशि पतन द्वारा किसी देश के घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि कोई देश दूसरे देश के घरेलू बाजार में राशि पतन करता है तो इसके विरुद्ध डब्ल्यूटीओ में शिकायत की जा सकती है।
आगे फिर इसके अंदर आता है सदस्य देशों की व्यापारिक नीतियों का पुनरावलोकन करना। रिव्यू करता है जो भी सदस्य देश होते हैं, सदस्य देशों की जो भी व्यापारिक नीतियाँ होती हैं, ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी जो ट्रेड पॉलिसीज होती हैं उनको वो क्या करता है, रिव्यू करता है या उनका पुनरावलोकन या निरीक्षण करता है WTO। इसकी जो इसने एक WTO ने एक बॉडी बनाई हुई है अपनी, जो ट्रेड पॉलिसीज रिव्यू बॉडी TPRB। इसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, जितने भी देश उसके सदस्य होते हैं उनकी जो भी ट्रेड पॉलिसीज होती है उनका क्या करता है, रिव्यू करता है या उनका वो निरीक्षण करता है। फिर आगे हम देखते हैं WTO एंड इंडिया। भारत और विश्व व्यापार संगठन किस प्रकार से, जो विश्व व्यापार संगठन है वो भारत के लिए लाभदायक है और उसके क्या क्या भारत के अंदर नुकसान है, तो इसको हम एक प्रकार से अविकसित देशों के व्यू में भी देख सकते हैं। भाई अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है भाई WTO वर्सेस जो आपके अंडर डेवलपिंग कंट्री है, वो भी हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो इंडिया भी आपका क्या है, एक अविकसित देश ही है। तो जो इंडिया के ऊपर जो WTO का इफेक्ट पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव, वही क्या है अविकसित देशों पर पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई भारत WTO के संस्थापक देशों में से एक है। जब WTO की स्थापना की गई थी तो इंडिया भी उसका क्या था, एक संस्थापक कंट्री था। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार उन देशों से होता है जो WTO के सदस्य हैं। भारत में इस विषय पर काफ़ी वाद विवाद रहा कि भारत को WTO का सदस्य बनने से लाभ हुआ है या नहीं। तो इस प्रकार WTO के सदस्य बने रहने के पक्ष में तथा विपक्ष में हम क्या है, निम्न जो आपके डिफरेंट जो आपके आर्गूमेंट दे सकते हैं या तर्क दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विश्व व्यापार समझौते से भारत को हानि या विश्व व्यापार संगठन के विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाई जो विश्व व्यापार संगठन से भारत को क्या हानि हुई, जो इंडिया का जो ट्रेड था या जो इंडिया के अंदर जो भी इंडस्ट्री थी उनको क्या नुकसान हुआ, वो हम देखते हैं। तो जो भी इसके आलोचक थे, आलोचकों के अनुसार WTO समझौते से केवल विकसित देशों को ही लाभ होता है तथा भारत जैसे अविकसित देशों को इससे हानि उठानी पड़ती है। देश में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से हमारी संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार जो आपके साम्यवादी जो नेता थे सोमनाथ चटर्जी के अकॉर्डिंग गैट या WTO भारत को फिर से विकसित देशों का उपनिवेश बनाने वाला दस्तावेज है। देश की भावी पीढ़ियां शासक दल को इस पर कभी माफ़ नहीं करेगी। तो अब हम देखते हैं क्या क्या इसकी हानि हो सकती है। सबसे पहले कृषि क्षेत्र को हानि। कृषि को WTO समझौते में शामिल करने से यह आशंका व्यक्त की जाती है कि इससे किसानों को कृषि संबंधी जो तकनीक है एवं उन्नत बीजों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मोहताज होना पड़ सकता है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ब्रांडेड बीज, खाद व कीटनाशक खरीदते समय किसानों को अधिक राशि देनी होगी। और जो भी इसके लिए फिर क्या होगा, जो उन्नत तकनीक का लाभ बड़े कृषक ही उठाएंगे जिनके पास क्या होगा, ज़्यादा पैसा होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो भी आपका WTO हो उससे क्या होती है, कृषि क्षेत्र को हानि होती है। फिर आपका आता है घरेलू उद्योग को हानि। WTO के अनुसार भारत विदेशी निवेश पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी। इसका घरेलू उद्योगों पर क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे स्वदेशी निवेशकर्ताओं को हानि होगी क्योंकि आर्थिक दृष्टि से घरेलू उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतियोगिता करने में असमर्थ होंगी। फिर आता है इसके अंदर भारतीय जड़ी बूटियों का विदेशी कंपनियों द्वारा पेटेंट, यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, हम देखते हैं भाई इंडिया के अंदर बहुत सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जो क्या करती है, बहुत सी समस्याओं का समाधान करती है, बहुत सी बीमारियों का समाधान करती है। तो इंडिया के अंदर ऐसी रिसर्च नहीं है जो इन जड़ी बूटियों की क्या कर सके, अच्छे से रिसर्च कर सके। लेकिन जो विदेशी कंपनियां होती हैं उनके पास उन्नत तकनीक के कारण वो क्या कर सकती है, इन जड़ी बूटियों में रिसर्च कर सकती है और जिससे वो क्या कर लेगी, इन जड़ी बूटियों पर जो भारतीय जड़ी बूटियाँ होती है इन पर अपना पेटेंट स्थापित कर लेती है, यानी कि इन पर पेटेंट अधिकार जमा लेती है। तो इस प्रकार से जो भारतीय जड़ी बूटियों का विदेशी कंपनियों द्वारा पेटेंट करवा लिया जाता है। तो इससे भी एक प्रकार से इंडिया के जो इंडस्ट्री है, जो रिसर्च है, उसको क्या होता है, नुकसान होता है। इंडिया के अंदर हम जैसे देख सकते हैं, जैसे हल्दी, नीम, तुलसी, बासमती चावल आदि के पेटेंट प्राप्त कर लिए हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं, इन्होंने जो अलग अलग जो भी इंडिया के अंदर जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं उनके पेटेंट क्या कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं। एक अमेरिकी कंपनी ने 1995 में हल्दी का पेटेंट ले लिया।
भारत ने इसके विरुद्ध WTO में शिकायत की और फिर विश्व व्यापार संगठन ने अमेरिकी कंपनी का हल्दी का पेटेंट रद्द किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं वे जो पेटेंट मिलने से क्या होगा, इंडिया की जो इंडस्ट्री है या रिसर्च है उनको नुकसान होगा। फिर नेक्स्ट आपका इसके अंदर है कीमतों पर प्रभाव। WTO के कारण क्या है, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें हैं उन पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यदि सामान्य दिनचर्या की वस्तुओं जैसे खाद्यान्नों, दवाइयों आदि का पेटेंट हो जाता है, तब भारत जैसे विकासशील देशों में इन वस्तुओं के प्रयोग पर पेटेंट धारकों को रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। इससे कीमतों में क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर आता है मुकदमों की अधिक लागत। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी पेटेंट के बारे में भारतीय कंपनियों के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के सम्मुख नकल करने का दावा पेश कर सकती है। नकल न करने को साबित करने में भारतीय अनुसंधानकर्ताओं को अनावश्यक उलझन में पड़ना होगा, उनका समय तथा धन नष्ट होगा। इस संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि शिकायत करने वाला देश शिकायत पत्र को अपने देश में दर्ज करेगा। भारत में विवाद का न्यायीकरण सस्ता है तथा क्षतिपूर्ति की राशि भी कम तय की जाती है। इससे जबकि अमेरिका आदि विकसित देशों में चलाए हुए विवादों में भारतीयों को अपना बचाव करने में काफ़ी व्यय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो भी मुकदमे दूसरी कंपनियों के इंडिया के जो उत्पादक उन पर लगाए जाएंगे, तो उनकी जो लागत होगी मुकदमों की वो क्या होगी, अधिक होगी। सामाजिक वातावरण व मजदूरी लागत का मुद्दा। विकसित देशों का यह कहना है कि विकसित देशों में सामाजिक लागत, वातावरण लागत तथा श्रम लागत विकासशील देशों की तुलना में अधिक है। इन लागतों के अधिक होने से विकसित देशों में उत्पादन लागत बढ़ जाती है। विकसित देशों को अपने आयातों पर इन लागतों के अंतर के बराबर टैरिफ लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि विकसित व विकासशील देशों के बीच इन लागतों के अंतर के प्रभाव को खत्म किया जा सके। परंतु ऐसा होने से भारत जैसे विकासशील देश को नुकसान होगा। आगे फिर इसके अंदर आता है क्षेत्रीय समूह को नुकसान। गैट द्वारा बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे क्षेत्रीय व्यापारिक समूह जैसे सार्क, नाफ्टा, एशियान आदि के व्यापार में हानि होती है। फिर आता है आपका सेवा क्षेत्र को हानि। WTO के अंतर्गत यह आशंका व्यक्त की गई कि इससे हमारे सेवा क्षेत्र के व्यापार को हानि होगी। हमारी बैंकिंग, बीमा, यातायात, शिक्षा तथा होटल आदि संस्थाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेवाओं में प्रतियोगिता नहीं कर सकेगी। परिणामस्वरूप धीरे धीरे इन सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत स्वदेशी संस्थाएं बंद हो जाएगी और हमारी आर्थिक स्थिति स्वतंत्रता क्या है, छिन जाएगी। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आपका बेरोजगारी में वृद्धि। WTO के समझौते से विकासशील देशों में आयातित वस्तुओं का स्वतंत्र प्रवाह हो रहा है, यानी कि दूसरे देशों से क्या है, वस्तुओं का आयात फ्री हो रहा है। इन देशों में बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पूंजी प्रदान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इससे रोजगार अवसरों में कम वृद्धि होती है। इसके अलावा आयातित वस्तुओं के स्वतंत्र प्रवाह से विकासशील देशों में घरेलू उत्पादन कम होता है। कम उत्पादन से रोजगार के कम अवसर उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या का जो हमने देखा हुआ इंडिया के अंदर या विकासशील देशों में WTO से क्या क्या हानि हो सकती है या उनको क्या क्या नुकसान हो सकता है। आगे हम देखते हैं विश्व व्यापार समझौते से भारत को लाभ, WTO के पक्ष में तर्क, यानी कि विकासशील देशों को WTO के समझौतों से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले आपका है विदेशी व्यापार में वृद्धि। जो भी हम फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार करें दूसरे देशों के अंतर्गत, WTO से क्या होगा, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। WTO से भारत के विदेशी व्यापार में बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। WTO का सदस्य होने से भारत के WTO के 159 अन्य सदस्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बन गए हैं। WTO समझौते के अंतर्गत विभिन्न देशों ने टैरिफ व गैर टैरिफ रुकावटों को कम कर दिया है। इससे भारत के लिए नए बाजार खुले हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो WTO से क्या हुआ, इंडिया के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि। विकसित देशों द्वारा कृषि पर दी जा रही सरकारी सहायता में कमी से विश्व की मंडियों में भारतीय खाद्यान्नों की मांग बढ़ेगी। इससे भारत को कृषि पदार्थों का निर्यात बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह में वृद्धि। विदेशी जो WTO ने क्या किया, जो विदेशी निवेश को फ्री कर दिया। दूसरे देशों में जो आपकी विदेशी निवेश था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो इंडिया के अंदर जो विदेशी निवेश है उसका जो अंतर प्रभाव क्या होगा, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। सेवाओं में सुधार होगा।
WTO प्रस्ताव के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के व्यापार को शामिल कर लेने से भारत जैसे विकासशील देशों को लाभ प्राप्त होगा। इस प्रस्ताव के अनुसार अविकसित राष्ट्रों में अन्य व्यापारिक व सेवा संस्थाएं जैसे बैंक, बीमा, सूचना तकनीकी सेवाएं, बिजनेस, आउटसोर्सिंग, यातायात, होटल आदि खोल सकेंगे। कपड़ा उद्योग को लाभ। WTO के प्रस्ताव से भारत के कपड़ा उद्योग को सबसे अधिक लाभ होगा। WTO प्रस्ताव के अनुसार कपड़ा उद्योग पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं। बेहतर तकनीक व अच्छी किस्म के उत्पादकों का अंतर प्रवाह। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के बढ़ने से बेहतर तकनीक का अंतर प्रवाह होता है और देश में अच्छी किस्म के उत्पादकों की उपलब्धता होती है। इससे जन सामान्य के जीवन स्तर में सुधार होता है तथा औद्योगिक विकास में प्रगति होती है। फिर आपका इसके अंदर इसके अंदर आता है आपका बहुराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के लाभ होंगे। जो भी बहुराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था होती है उसके भी क्या होंगे, WTO के समझौतों से लाभ होते हैं। यह समझौता एक सदस्य देश उन सभी देशों के साथ होता है जिन्होंने इस व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जो भी समझौता WTO के अकॉर्डिंग किया जाता है वो उन देशों के साथ होता है जिन्होंने इस व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। WTO में किए गए व्यापारिक समझौते सभी देशों के बीच एक साथ लागू होते हैं। इसे भारत के 159 देशों के साथ व्यापारिक संबंध क्या है बन गए हैं। फिर आता आपका पेटेंट व्यवस्था के कारण अनुसंधान को प्रोत्साहन। पेटेंट प्रणाली से अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। शोध कार्य करने पर यदि शोधकर्ता को कोई नया उत्पाद ढूंढता है तो वह इस नए उत्पाद के लिए पेटेंट का पंजीकरण करवा सकता है। पेटेंट पर वह शोधकर्ता रॉयल्टी के रूप में बहुत आय अर्जित कर सकता है। अच्छी किस्म के बीजों तथा पौधों की नई किस्मों के लाभ। भारतीय किसान एक बार रॉयल्टी का भुगतान करके अच्छी किस्म के बीजों तथा पौधों की नई किस्मों को प्राप्त कर सकते हैं। इससे कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा किसान अपनी उपज का एक हिस्सा आगे बोई जाने वाली फसलों में बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपका आता है राशि पतन पर प्रतिबंध। यदि कोई देश अपने अतिरिक्त उत्पादन को अन्य देश में बहुत कम कीमत पर बेचता है ताकि उस देश के घरेलू उद्योगों को नष्ट किया जा सके तो ऐसे देश के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन में शिकायत की जा सकती है। विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटारा समिति ऐसे देश के विरुद्ध कार्रवाई करती है। इस तरह विश्व व्यापार संगठन राशि पतन क्रियाओं को रोकने में योगदान देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा है क्या क्या जो आपका WTO था उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं या क्या क्या उसके उससे क्या क्या लॉस हो सकते हैं। आगे इसमें आप